नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में बात करेंगे बिहार से लेकर झारखंड तक परीक्षा को लेकर सियासत और फुल एक्शन की। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं, जहां राजधानी पटना में आज तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आज आरजेडी कार्यकर्ता लोक भवन तक मार्च कर रहे हैं। गोलंबर गांधी मैदान से लोक भवन तक मार्च निकाला जा रहा है। पोस्टर बैनर लेकर आरजेडी कार्यकर्ता निकले हैं। आरजेडी के हल्ला बोल और पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच बिहार सरकार भी एक्शन मोड में है। अपने राजभवन मार्च से पहले तेजस्वी ने गर्दनी बाग में छात्रों से मुलाकात भी की, उनके आंदोलन को सपोर्ट किया। आज तेजस्वी के मार्च में सिवान प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को मेन मुद्दा बनाया गया है। तो तेजस्वी यादव आज पटना की सड़कों पर निकलकर सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को घेरने की कोशिश कम, अपनी खोई हुई जमीन को वापस तलाशना ज्यादा लग रहा है। तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस लड़ाई में सबसे आगे दिखना चाहते हैं कि बिहार में अगर कोई विपक्ष है तो वो आरजेडी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेंगे। नीतीश, तस्वीरों के साथ दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई है तेजस्वी यादव। देखिए, राजभवन मार्च थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तेजस्वी यादव अभी नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, काफी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं। जेपी गोलंबर और यहां पर आप देखिए जितने भी आपको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, सबके हाथ में तिरंगा है, उसके अलावा पोस्टर है, बैनर है, और पार्टी के जो कई विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी पार्टी से जुड़ा है, हर कोई यहाँ पर पहुंचा है। पूरी ताकत लगा दी है यहाँ इस राजभवन मार्च को सफल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। और यही कारण है कि यहाँ पर आप देखिए जितने भी आपको लोग नजर आएंगे, सब आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। छात्रों की संख्या इसमें काफी कम नजर आ रही है। सीधे तौर पर ये आरजेडी की कोशिश है कि इस पूरे मामले में, खासतौर से जो छात्रों का आंदोलन हुआ उस मामले में एक जो लीड लेने की कोशिश है। कांति सिंह है, पूर्व केंद्रीय मंत्री। ये बताइए कि आरजेडी के लोग सिर्फ दिख रहे हैं, छात्रों का मसला है, छात्रों को नहीं जुटाया आपने? ये राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसमें छात्र लोग भी हैं। राष्ट्रीय ध्वज तो सबका है ना, आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें छात्र लोग नहीं है? और जहाँ तक सवाल है, ये जो हम लोगों का आज चल रहा है जो प्रदर्शन है, ये छात्रों पर हुए अत्याचार के खिलाफ है, जो अपनी मांगों को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के, परीक्षाओं में विलंब को लेकर के, नीट पेपर आने को बाद कार्रवाई भी हो चुकी है। सिवान के मामले में डीएम-एसपी को सस्पेंड किया गया। सरकार ये कह रही है कि हमने कार्रवाई की है, जवान को निलंबित किया। सस्पेंशन कोई रेमेडी नहीं है। AK-47 कहाँ चलता है? युद्ध के मैदान में चलाया जाता है। अब छात्रों के ऊपर में किस तरह से, किसके आदेश से हुआ? एसपी और डीएम को आप सस्पेंड कर दिए, ये तो कुछ दिन के बाद फिर वो अपने पद पर आ जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जो जमीन खो चुकी है आरजेडी, उसको वापस पाने की कोशिश कर रही है इस मार्च में। तो क्या कहेगी? वो अपनी जमीन खसका दिया, छात्रों के ऊपर अत्याचार करके, लोगों के साथ अश्रु गैस छोड़ के, बुलेट गन छोड़ करके, जिस तरह से उन लोग जैसे लगता था कि अपराधी हो। आप उनकी मांग को इतने दिनों से सुनने का काम नहीं किया आपने, और ये सरकार भी उसी तरह से बेरहमी की तरफ पेश आ रही है। आप लोग कहाँ तक जाएंगी, चूंकि पुलिस तो रोक देगी डाक बंगला चौराहे? हमारी कोशिश रहेगी कि हम राजभवन तक पहुँचे। लाठियाँ भी चल सकती है? चले, लाठी चले, गोली चले, अश्रु गैस छोड़े, पानी का कैनन फेंके, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के काफी सीनियर लीडर कांति सिंह, और इसी तरह तमाम जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, हर कोई यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और बिहार के अलग अलग जिलों से आने की अपील भी की गई थी। और यहाँ गोलंबर के आसपास की आप तस्वीर देखिए, हर जगह आपको आरजेडी के लोग नजर आएंगे। निश्चित रूप से कोशिश है तेजस्वी यादव की, जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसके जरिए अपनी पार्टी की जो ताकत है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सिवान के मामले में पुलिस, सरकार का कहना है कि हमने कार्रवाई की है। अपनी शक्ति का परीक्षण भी ये करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, और ये बताना चाहते हैं कि बिहार में सरकार के खिलाफ अगर कोई हल्ला बोल सकता है तो वो तेजस्वी यादव हैं। अब वो कितने जल्दी ये प्रदर्शन करने के लिए आ गए, कितना लेट हो गए, ये तो वाकई में चर्चा का विषय है। पटना में आरजेडी के मार्च के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो पुलिस की लाठी और गोली खाने के लिए भी तैयार हैं।
गांधी मैदान में जेपी गोलंबर से ये मार्च शुरू होना है, लोक भवन मार्च। और यहाँ से आमतौर पर जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब मार्च शुरू होगा तो ये डाकबंगला चौराहा तक जाएगा, वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। जब तेजस्वी यादव यहाँ पर आएंगे, थोड़ी देर में तेजस्वी यादव को यहाँ पर आना है और यहाँ से जब वो मार्च शुरू करेंगे तो डाकबंगला चौराहे तक जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, सबके हाथ में तिरंगा है, हालांकि पार्टी का झंडा नहीं है। और पोस्टर बैनर लेकर लोग पहुँचे हैं। आप देखिए जो भी पोस्टर है, बिहार का फ्यूचर, लोडिंग सरकार अभी भी बफरिंग, इसी तरह मेहनत का मोल दो, युवाओं को रोजगार दो, हर के पास अलग अलग पोस्टर। और यहाँ देखिए विशाल राजभवन मार्च, पेपर लीक, लाठीचार्ज और AK-47 फायरिंग के खिलाफ। कहाँ से आए हैं? हम लोग जैतिया से हैं, फतवा विधानसभा। तेजस्वी जी कितने देर में पहुँच रहे हैं? आधा घंटा में आ जाएंगे। तो ये अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए हैं और चूंकि ऐलान भी किया गया था, ये कहा गया था कि अलग अलग जिलों से काफ़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे। और यहाँ पर देखिए अधिकांश लोग आपको वो दिखेंगे जो पार्टी के पुराने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। कहाँ से आए हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रवक्ता आरिफ हुसैन बोल रहा हूँ। क्या आज मार्च में तो आगे कहाँ तक जाएंगे? मार्च तक राजभवन तक जाएंगे। यहाँ से आगे तो जाने नहीं दिया नहीं देगा तो फिर उसकी बात देखी जाएगी, आगे फिर निकलेगा उसके बाद देखेंगे। लाठियाँ भी चलेगी, देखा जाएगा, गोली भी चलाएंगे तो खाएंगे। हाँ, छाती ओपन है। अगर उन्होंने बच्चों पर AK-47 चलाया है तो हम अपने बच्चों और कोई। अब तेजस्वी यादव मार्च कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की भर्ती की अधिसूचना जारी की है। TRE-4 के तहत 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि पटना के गर्दनी बाग में छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं। अब छात्रों ने PT और मेंस की जगह सिर्फ एक परीक्षा की मांग करते हुए बहाली के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। वहीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की भी मांग की जा रही है। वहीं बीजेपी तेजस्वी के मार्च को लेकर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी का करियर बचाओ मार्च है। देखिए, तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ यात्रा है, मार्च है। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। और जहाँ तक जो विषय है, सिवान में जवान भीड़ में घिर गया था तो आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग उसने किया था, लेकिन उस पर निलंबित कर दिया। कार्रवाई चल रही है। और छात्रों का मामला था तो 25 दिन तक झारखंड में इनको सरकार का समर्थन है, इनके मंत्री हैं, वहाँ मार्च करना चाहिए था। इनको कोई चिंता थी छात्रों की? कोई चिंता नहीं थी। जहाँ तक TRI-4 का मामला है, कल सरकार ने भेज दिया छात्रों के बहाली के लिए, पुनः BPSC को भेजा है। लगातार सरकार बहालियाँ कर रही है बिहार में। एक बार फिर से नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पटना से। नीतीश, अगर इसके मार्च के पॉलिटिकल मायनों को समझें तो ये तो कहीं ना कहीं सही लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने करियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मार्च के बहाने खुद अपनी शक्ति का भी परीक्षण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विपक्ष में अगर कोई है तो तेजस्वी हैं, कोई और उनकी जगह नहीं ले सकता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली से जो जंतर मंतर से जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जो प्रदर्शन हुए, बिहार में भी जो प्रदर्शन हुआ वो वाम दलों के छात्र संगठनों की तरफ से हुआ। तेजस्वी वहाँ भी थोड़े पीछे रह गए और उसके बाद फिर जब वो विदेश चले गए हुए थे, उस वजह से भी वहाँ पर यहाँ नहीं थे।
बाद में जो भी कई आंदोलन हुए उसमें आरजेडी ने खुद को ऐसा महसूस किया कि शायद इस छात्र आंदोलन को लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा था उसका फायदा आरजेडी नहीं उठा सकी है। और यही कारण है कि आप देखें कि सिवान वाली घटना काफी पहले हुई, अब जाकर ये राजभवन मार्च हो रहा है। सिवान वाले मामले में कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके अलावा गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हैं वहाँ भी जो हालांकि ये उनका मुद्दा सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन गर्दनी बाग में भी जो पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़े मायने रखती है। उस टाइमिंग में अगर आप लेट साबित होंगे, लेट कमर साबित होंगे, तो आपकी रणनीति कितनी सफल होगी ये तो आरजेडी और तेजस्वी यादव को ही सोचना होगा। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात झारखंड की कर लेंगे, जहां हेमंत सोरेन अपने फैसले के बाद फंसते नजर आ रहे हैं। रांची में अब उन अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है जिनकी नौकरी सरकार के फैसले के बाद चली गई है। दरअसल सोरेन सरकार ने देर रात आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में 45 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया गया और 39 परीक्षाएं रद्द कर दी गई, तो 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। बेरोजगार हुए नौजवान सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल जिन उम्मीदवारों ने सीजीएल एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल की थी, कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, अब वो बेरोजगार हो गए। ऐसे में सभी ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हम लोग का नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि जो लोग पाए जाएंगे उनको उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। ये ज्वाइंट लेटर में मेंशन्ड है। इसको लेकर के हम आए हैं। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री, कोई नेता का एहसान नहीं है। हम लोगों के ऊपर कोर्ट है। कोर्ट के आदेश से आए हैं और समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहा था। हम लोग पदाधिकारी थे, अपना मर्यादा जानते थे कि नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं बोलना, हम लोग सरकार के अंग हैं। इसलिए हम लोग साथ 2000 हम लोग जा नहीं सकते थे उन लोग से भिड़ने के लिए। लेकिन अब आत्मसम्मान की लड़ाई तो है। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला। हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे, तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हो पाई है, तो उसका ठीकरा हमारे सर पे क्यों फोड़ रहे हो आप एसओपी बनाते हो, आप एक्ट लाते हो कि चोरी नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, उसके बाद वो एक्ट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये तंत्र का फेलियर है। एक रात में 17 नियुक्तियां कैंसिल हो रही है जिस राज्य में, आप समझ लीजिए वहाँ क्या हाल है। सोरेन सरकार ने 39 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तो 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यानी लगभग छात्रों की अब सभी मांगे मान ली गई हैं, सिर्फ सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर। ऐसे में आज छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के बाद बेरोजगार हुए नौजवान सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल जिन उम्मीदवारों ने सीजीएल एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल की थी, कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ रांची में छात्र आंदोलन का आज 25वां दिन है। छात्र इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में आज छात्रों के आंदोलन का 25वां दिन है। छात्रों की जो डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं उन छात्रों की एक मीटिंग चल रही है और आज इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन का आज आखिरी दिन हो सकता है, कॉल ऑफ ये आंदोलन हो सकता है, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं के अलावा सीजीएल का एग्जाम और जो सरकार ने ऐलान किया था, सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था, उसका नोटिफिकेशन छात्रों को मिल गया है, जिसमें 22 परीक्षा रद्द कर दी गई हैं, 6 परीक्षा स्थगित कर दी गई हैं और काफी परीक्षा ऐसी हैं 2010 से लेकर अब तक की जिनको जांच के दायरे में लाया गया है। टोटल 45 जो एग्जामिनेशन थे, परीक्षा थी, उस पर इसका असर होगा। छात्र जो हैं अब सेटिस्फाई हैं। हालांकि सीबीआई मांग को लेकर अभी भी छात्रों का कहना है कि अगर सीबीआई की जांच सरकार रिकमेंड कर देती तो वो और ज्यादा खुश होते। हालांकि सरकार ने सीबीआई को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, जो ये पूरा मंच देख रहे हैं, पिछले 25 दिन से ये लगा हुआ है। आंदोलन 25 दिन से जारी है और छात्रों की एक बड़ी जीत जो है वो हुई है। छात्रों के आगे सरकार झुकी है और अब लिखित नोटिफिकेशन छात्रों को मिल गया है। तो एक फाइनल मीटिंग यहां पर चल रही है कि आगे की क्या रणनीति होगी, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है जिसका सार्वजनिक तौर पर अगले कुछ समय में छात्र ऐलान कर सकते हैं कि आंदोलन अब कॉल ऑफ किया जाता है। सीधा अभय पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए रांची से, उनके पास हम चल लेते हैं। अभय, एक आंदोलन खत्म हो रहा है तो दूसरे आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ये दो तरफा मार है जो झारखंड सरकार पर इस वक्त पड़ी है। क्या करेंगे अब हेमंत सोरेन?
देखिए, बिल्कुल जो लापरवाही लगातार हेमंत सोरेन सरकार ने करी है, अब उसको उनका नतीजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। इतने समय से आंदोलन छात्र कर रहे थे, पहले भी बता रहे थे कि 2024 में जो सीजीएल की एग्जाम हुई है उसमें पारदर्शिता नहीं है, लेकिन उस वक्त एग्जाम को रद्द नहीं किया गया। छात्र कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में 1 साल लड़ाई लड़ी और उसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। लेकिन नियुक्ति का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें साफ तौर पर ये एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर एसआईटी की जांच में कुछ ऐसा आता है कि जो भर्तियां हुई हैं या फिर जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उस पर फैसला लिया जा सकता है। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर में एक पॉइंट लिखा हुआ है। मामला चलता रहा, आंदोलन शुरू हो गया और उसके बाद जब आंदोलन के 23-24 दिन हो गए तब सरकार झुकी। सीजीएल के अलावा जो कल नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है, 45 परीक्षाओं पर इसका असर पड़ा है। अब इसमें सीजीएल के अलावा जेपीएससी की 11वीं से 13वीं जो परीक्षा थी उसको भी रद्द कर दिया गया, टीडीपीएल की तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। अब इसका असर यह पड़ा कि छात्र तो सेटिस्फाई हैं जो आंदोलन कर रहे थे। उनका यह कहना है कि अगर कोई इस काबिल छात्र था जिसकी नौकरी गई है तो वो दोबारा से एग्जाम दे दे, लेकिन उनका क्या, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो इसी वजह से प्रोजेक्ट भवन, जहां से सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाता है, वहां पर तकरीबन 2000 वो अभ्यर्थी जो कि सरकार का हिस्सा बन चुके थे, सीजीएल का एग्जाम देकर उनको अलग अलग जगह, किसी को जल संसाधन मंत्रालय, किसी को कल्याण मंत्रालय में नौकरी मिल गई थी, वो सब अब लगातार सरकार से बात करना चाह रहे हैं। उनका यह कहना है कि बिना किसी लिखित नोटिफिकेशन के आप लोगों ने अचानक से ऐलान कर दिया कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने पैसे देकर क्वेश्चन आंसर्स रटे हों, लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल नॉर्मल अपनी प्रिपरेशन करी और उसके बाद एग्जाम दिया और वो पास हो गए। तो उन छात्रों का यह कहना है कि बिना किसी जांच के अगर कोई दोषी है तो उस पर आप कार्रवाई करें, उसकी नियुक्ति आप हटा दें। लेकिन अगर आप सब पर फैसला कर देंगे तो उससे एग्जाम सिस्टम की कि अब जेन्युइन छात्र भी परेशान हो रहे हैं, वो छात्र भी परेशान हो रहे हैं जो इन पेपर की वजह से प्रभावित हो रहे थे। अब हेमंत सोरेन इसका क्या उपाय निकालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब है आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन की अब एसटीपी टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन को एसीबी ने दिल्ली की अदालत में पेश किया है। एसीबी की टीम सत्येंद्र जैन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। इससे पहले कल एसटीपी टेंडर घोटाले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश और तत्कालीन कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव भी शामिल हैं। इसके अलावा एएन इंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था। इसके बदले उदित प्रकाश 1 करोड़ 52 लाख रुपए की रिश्वत उन्हें दी गई थी। तो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही हैं। ये जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मसला है। उस वक्त की बात है जब जल बोर्ड की जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन के पास थी। उस वक्त हुए घोटाले को लेकर अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी एसीबी ने की है। कोर्ट में उनको पेश भी किया जा रहा है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव तो अलग है। आम आदमी पार्टी कह रही है बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मसला घोटाले का है। जरा समझाइए इसमें कानूनी पहलू क्या है और कितनी मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं सत्येंद्र जैन। देखिए, आप ये समझिए प्राची की मामला साल 2024 का है और तकरीबन 2 साल तक जो है एसीबी तमाम सिंगल इसमें एविडेंस कलेक्ट करती रही। लेकिन अब जो एसीबी की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो एसीबी की टीम के पास मौजूद है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें बिचौलियों और जो आरोपी हैं उनके बीच हुई बातचीत, चैट, उसकी पूरी डिटेल और डिस्क्रिप्शन जो है वो इस वक्त एसीबी की इन्वेस्टिगेशन टीम के पास मौजूद है और उसी आधार पर ये तमाम गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। तो गिरफ्तारी होने के बाद जो है जाहिर सी बात है सत्येंद्र जैन हो, पूर्व सीईओ जल बोर्ड उदित प्रकाश राय हो, इन तमाम आरोपियों की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है जिस हिसाब से तमाम फाइल तैयार की है एसीबी ने, तमाम जांच रिपोर्ट जो तैयार की है, उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा सत्येंद्र जैन को, क्योंकि कोर्ट के अंदर हैं। और उसके बाद एसीबी की टीम जो है रिमांड मांगेगी सत्येंद्र जैन समेत बाकी 5 आरोपियों का भी। तो
तो आज रिमांड मांगने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। रिमांड के दौरान पूछताछ करने के बाद एक एक की भूमिका तय की जाएगी कि किसने इस पूरे टेंडर प्रक्रिया घोटाले मामले में क्या भूमिका थी, सत्येंद्र जैन की क्या भूमिका थी, क्या उन्होंने आदेश किस तरीके से दिया, किससे क्या बातचीत हुई, किसको कितना फायदा मिला, क्या किसी को हार्ड कैश दिया गया, हार्ड कैश अकाउंट में गया तो किस किस खाते से गया। ये तमाम जो मनी ट्रेल है वो एसीबी को और पता करनी है। हालांकि कुछ मनी ट्रेल के बारे में एसीबी के पास जानकारी है, जिसमें उदित प्रकाश राय जो पूर्व सीईओ है जल बोर्ड के, उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में 1,52,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, खासतौर पर उस कंपनी के बैंक खाते से या बिचौलियों के बैंक खाते से जिस कंपनी को सीधा टेंडर दिया गया था, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। दरअसल ये एसटीपी घोटाला है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो टेंडर प्रक्रिया है वो दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। और आरोप कुमार, घोटाला हुआ है तो कार्रवाई भी होगी। अब बेशक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट क्यों ना किया जाए, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया आपका कुमार तमाम जानकारी के लिए। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, मामला घोटाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछले केस की तरह यह केस भी फर्जी निकलेगा। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए यह कहा है कि जब जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी दे दिया है। बीजेपी ने कहा कि जो काले कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी का कहना है कि जांच में सत्येंद्र जैन दोषी पाए गए हैं, इसलिए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। देखिए, एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एंड लाइक आई सेड, द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स, एंड आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व। वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां तेजस्वी यादव का मार्च शुरू हो गया है। डमी AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पटना गोलंबर से लोक भवन तक मार्च करने का ऐलान तेजस्वी यादव ने किया था और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब तेजस्वी यादव ने मार्च शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव आज स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सीवान में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 के इस्तेमाल का विरोध तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि सीवान मसले पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है AK-47 चलाने वाले, साथ ही साथ DMSP पर भी कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव आज इसी मुद्दे पर मुखरता के साथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। डमी AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग में जो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, जो छात्र प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जाकर मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव इस मार्च के जरिए या सड़कों पर उतरकर अपनी शक्ति को भी पहचानना चाहते हैं, अपनी शक्ति का एहसास भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है। तो साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति से एकदम अलग थलग दिखाई दे रहे थे, बिहार की राजनीति से आउट दिखाई दे रहे थे, वो बिहार के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर अपनी पहचान को एक बार फिर से जनता के सामने रखना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अगर कोई है तो तेजस्वी यादव ही हैं जो निभा सकते हैं बिहार। मार्च में AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये देखिए एक डमी AK-47 है और लिखा हुआ है पुलिस। जिस तरह से सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और ये दो पुलिस की वर्दी में AK-47 लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस की वर्दी भी है और AK-47 भी है। ये इसलिए हम नाट्य उत्पादन के माध्यम से दिखाना है जो सिवान में हुआ था छात्रों पे, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो।
क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये बिहार में स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था सिवान में, तो उस पे लाठीचार्ज AK-47 चला दिया गया था। इसीलिए हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि AK-47 बॉर्डर पे चलाया जाता है, ना कि स्टूडेंट पे चलाया जाता है। कहाँ से बनवाया? जी ये हम लोग कलाकार हैं, स्टूडेंट हैं, तो दिए गए थे बनाने के लिए ऑर्डर। पूरे मार्च में इसको लेकर जाएंगे? जी। कोई डरेगा तो नहीं? नहीं, ये डमी है सर। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, सरकार को सिर्फ जगाना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए AK-47 लेकर पहुंचे हुए हैं और इस जो इन्होंने एक डमी AK-47 बनाया है उसके जरिए सिवान में हुई घटना को दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ देखिए दो AK-47 है और जो वर्दी है इनकी वो भी पुलिस वाली है। यहाँ देखिए पुलिस लिखा हुआ है। तो ऐसे में एक कोशिश है अपनी बातों को रखने की। और अभी तो प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ, ये चोट कहाँ से लग गई? प्रदर्शन तो चल ही रहा था। ये सिवान में जो घटना हुआ है आप उस चीज से वाकिफ है, हम सब छात्र कैंटर मानर को भी थमे, आंसू गैस छोड़ा गया उसको भी हमने थमे। लास्ट में सरकार स्टूडेंट आपने लिखा हुआ है, यानी सिवान की घटना को आप दिखा रहे हैं AK-47 के साथ? हाँ, सिवान में जो घटना हुआ है उसी चीज को हमने सरकार का एक आईना दिखा रहे। सरकार छात्र जो प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन AK-47 से कोई घायल नहीं हुआ, पुलिस ये कह रही है। दूसरी जगह दूसरे पिस्टल से गोली चली, वहाँ लोग घायल हुए। AK-47 से कोई घायल नहीं। सरकार छुपा रही है इस चीज को, सरकार इस चीज को छुपा रही है कि AK-47 से घायल नहीं, लेकिन सच यही है कि AK-47 चला है और AK-47 से छात्र घायल हुआ। सिवान में 3 लोग को गोली लगी थी और ये 3 लड़के जो हैं, आप देखिए तीनों ने अपने सिर पर पट्टी बांध रखी है। ये भी एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश है। सीधा नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी के पास चलेंगे, मौके पर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव पहुंच गए, मार्च उन्होंने शुरू कर दिया है। और नीतीश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, डमी AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और सिवान की घटना का नाट्य रूपांतरण किया जा रहा है। मुद्दा तो ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल पूछ क्या रहे हैं? सरकार ने तो कार्रवाई कर दी, निलंबित भी कर दिया गया है पुलिसकर्मी को। अब सवाल ये उठा रही है आरजेडी कि आखिर किसके आदेश से गोली चली और जिसके आदेश पर गोली चली उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि अभी तक जो सरकार ने कार्रवाई की है उसमें जिस जवान ने गोली चलाई उसका नाम, उसकी पहचान सामने आ चुकी थी और उसको कार्रवाई भी की गई, सस्पेंड किया गया। सिवान जिले के DM SP का तबादला भी हो चुका है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि आखिर कोई तो होगा जिसके आदेश से गोली चली। तेजस्वी यादव का आरोप तो ये है कि मुख्यमंत्री के आदेश से गोली चली है। तो ऐसे में आरजेडी इस मामले को अभी बनाए रखना चाहती है। हालांकि कई दिन हो गए और अब छात्रों का एक दूसरा जो कहें आंदोलन है वो BPSC TRE को लेकर वो चल रहा है। लेकिन चूंकि आरजेडी इस पूरे आंदोलन में कहें या जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था उस समय थोड़ी पिछड़ गई थी, तो शायद एक कोशिश है आरजेडी की कि जो एक गैप हो गया था और उस दौरान जो एक माहौल था उसका फायदा उठाने में थोड़े वो चूक गए। तो शायद एक कोशिश है कि एक बार फिर उस माहौल को अपनी तरफ मोड़ा जाए। क्योंकि उस समय जब आंदोलन हो रहा था वाम दल के छात्र संगठन काफ़ी एक्टिव थे और अलग अलग जगहों पे जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें वही लोग सामने दिख रहे थे। तेजस्वी यादव फिर विदेश चले गए, बांकीपुर का उपचुनाव आ गया, उसमें पार्टी की हार भी हो गई। तो एक कोशिश ये है कि अब छात्रों को जोड़ा जाए। लेकिन ये देखिए मार्च अब शुरू हो गया है और इस मार्च में आपको आरजेडी के कार्यकर्ता कोशिश तो वही दिखाई दे रही है जो दिल्ली में राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जो दिल्ली में सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल तेजस्वी यादव बिहार में पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग बहुत लेट हो चुकी है। सरकार कार्रवाई कर चुकी है, DM SP पर कार्रवाई हो चुकी है और जो पुलिसकर्मी AK-47 चलाया जिसने था उसको भी सस्पेंड किया जा चुका है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हाफिज सईद के जिहादी नारे फिर से तेज हो गए हैं। पाकिस्तान में आतंक की भट्टी फिर से भड़कने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार से पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री में मंदी आ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की चिमनी फिर से धुआं फेंकने लगी है। अभी चंद रोज पहले पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री ने खुद को हाफिज का गुलाम बताया, तो अब पाकिस्तानी कठमुल्ला हाफिज के नाम की कस्में खा रहा है। जिहादिस्तान में चल क्या रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सुनो, यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी। उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातरे वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया।
हाफिज सईद तो चूहे जैसे बिल में छिप कर बैठा है, लेकिन उसके पालतू बुलडॉग एक्टिव हो गए। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने थी, और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में, और कहते हैं दहशतगर्द हैं, रावलाकोट में दहशतगर्द हैं। एक तरफ पाकिस्तानी माफिया डॉन शहजाद भट्टी के भारत में आतंकी नेटवर्क की परतें उधड़ गईं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी सरगना हाफिज सईद के गुर्गे तुरंत हरकत में आ गए। कठमुल्ला नसीर मदनी कहने को तो पाकिस्तान का एक मौलाना, लेकिन असल में आतंकी सरगना हाफिज सईद का गुर्गा लश्कर के सियासी मुखौटे वाले मंच पर चढ़कर इसने वो सच कबूल लिया जो जानती तो पूरी दुनिया है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और ISI इससे हमेशा इनकार करती आई है। पाकिस्तानी मौलाना का कबूलनामा, हाफिज सईद ने कश्मीर में 10,000 जिहादी भेजे। सुनो, यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी, आज वो जेल में है, मगर ये पाकिस्तान का पहला कैदी होगा जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था, मगर उसको सजा दी सिर्फ इस वजह से उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातरे वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया, मगर उसको सजा देके बनारसी ठगों ने अंदर रखा हुआ है, मगर वो आज भी चुप है। ना कोई रिक्शा चलाया, ना कोई दरख्त काटा, ना किसी की दुकान का शटर तोड़ा। कितने ये कमांडो लड़के हैं, मगर आज तक इन्होंने मुल्क की चिड़िया भी नहीं मारी। कश्मीर में हाफिज के भेजे 10,000 जिहादी तो मिट्टी में मिला दिए गए। इन जिहादियों के हैंडलर और आतंकी वारदातों के प्लानर तो पाकिस्तान में बैठे बैठे ही मिट्टी में मिल गए। अनजान गनमैन पिछले 4-5 सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जिसने कभी भी कोई भी साजिश रची थी, उन सब का बारी बारी से जहन्नुम का टिकट कटता जा रहा है। टोटल नंबर 30-35 के पार हो चुका है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है, गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हम हनुमान, घनश्याम, हरि राम, हम गाय की बछड़ों की पूजा करने वाले नहीं हैं। रा के एजेंट घर घर फिर रहे हैं पाकिस्तान में। उनका दिल किसको मारने का कर रहा है? वही जिहादी एलिमेंट, जिहादी लोग ही सब मरते। हाफिज सईद साहब के ऊपर एलिगेशंस है, उनको इतराजात हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो सके। वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफीन हैं उनको खत्म करना शुरू कर दें। अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका। अगर इतना परफेक्टली वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब है उनके बड़े मजबूत फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर। अब जाहिर बात है पाकिस्तानी हैं, बिक गए, अपने मुल्क के लोगों को मारने के लिए बिक गए हैं। हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं के जरिए ही पाकिस्तान दशकों से हिंदुस्तान में आतंकी भेजता रहा है। इन आतंकियों की घुसपैठ LOC के जरिए ही होती थी, इसीलिए POK में जगह जगह आतंकी कैंप और लॉन्च पैड बनाए गए। ऑपरेशन सिंदूर में POK के अंदर ऐसे ही 5 कैंप भारत ने तबाह किए थे। कश्मीर जिहाद के नाम पर ISI POK के युवाओं को भी बरगलाकर इन आतंकी कैंपों में भर्ती करवाती थी, लेकिन अब POK की तस्वीर 180 डिग्री पर उलट गई और POK खुद ही पाकिस्तान की जिहादी हिस्ट्री की पोल खोल रहा है।
जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सबको मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने दी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने दी, बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए इस खत्ते में आई और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। दुनिया में इससे बड़ा बेशर्म आदमी कोई नहीं होगा। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान निकले, जितने पाकिस्तान के फौजी जर्नैल निकले, तो आप एक पूरी कौम को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आप उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी असल हकीकत है। और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में और कहते हैं दहशतगर्द हैं, रावला कोर्ट में दहशतगर्द हैं। पीओके के लोग अपना हक मांगने लगे तो पाकिस्तानी फौज ने उन्हें आतंकी करार दिया, जबकि ग्लोबल आतंकी लिस्ट वाले सरगना पाकिस्तानी फौज की गोद में आराम से बैठे हैं। जब मर्जी छिप जाते हैं, जब मर्जी बाहर निकल आते हैं और जब मर्जी गीदड़ भभकियां देने लगते हैं। और मोदी तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर, हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पानी बंद किए हुए भारत को 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन सांसें बंद करने वाला ख्वाब ना हाफिज पूरा कर पाया, ना बिलावल भुट्टो पूरा कर पाया और ना इन सब का आका मुनीर पूरा कर पाया। उल्टे उसी की फौज को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्द घोषित कर दिया है। पीओके के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी आतंकी कैंप हैं। 2019 में भारत ने खैबर पख्तूनख्वा के ही बालाकोट में एक आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। खैबर पख्तूनख्वा में गलती से आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो ISI उन्हें छुड़ा कर ले गई। खुद खैबर पख्तूनख्वा का पूर्व CM ये कबूल कर चुका है। किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूं और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमने उनको इलाकों से खाली करवाया, आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुर तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुर तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर पे लड़ाते हो, किसी और महाज पे लड़ा लो। इस तरीके से शहरों में ये नहीं घूमेंगे। पाकिस्तानी फौज आतंकी पालती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है और भारत में लड़ने मरने भेजती है। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब यही आतंकी स्थानीय लोगों के ऊपर बंदूकें तानना शुरू कर देते हैं। हिलरी क्लिंटन ने आंगन में सांप पालने पर पाकिस्तान को बहुत पहले नसीहत दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान अब तक नहीं समझ पाया। बयान तो बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान में पुलिस पकड़ती है दहशतगर्दों को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसियां हैं जो इस्तेमाल हो रही पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो आकर छुड़ा कर ले जाती हैं। सादा सादा ये बयान था और यही बयान ले जाके उन्होंने फैटफ में जमा करवा दिया। भारत ने तो वही करना, उन्होंने तो मौका ढूंढना। चीज ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब के गले में फंस गई। तो अब गंडापुर साहब ने कहा जी वो कश्मीर को आजाद करवाएंगे, पहले इमरान खान को तो आजाद करवा लें आप। जब आप किसी को डसना सिखा देते हैं, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना सिखा देते हैं, काटना सिखा देते हैं, जान लेना सिखा देते हैं, तो जरूरी नहीं है
कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी और जगह ही जाकर नुकसान पहुंचाए। वो आपको भी डस सकता है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, और आखिर में होता यही है कि क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इंसानी खून की और लोगों की जान लेने की या लोगों को परेशान करने की, तो इसलिए वो उस लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है जिन्होंने उनको बनाया होता है। तो ये बात लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगनाओं को सिर्फ मौलाना या कठमुल्ले सिर पर नहीं बिठाते, पाकिस्तान के नेता भी खोलकर हाफिज के लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री खुद को हाफिज का गुलाम बता रहे थे। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हम भी इंशाअल्लाह ताला हाफिज सईद साहब के साथ हैं। जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया जिसके के बड़े खदशात हैं, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान को कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा, नेस्तो नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसों के आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी थी। एयर स्ट्राइक में पीओके और पाकिस्तान समेत कुल 9 आतंकी अड्डे जमींदोज कर दिए गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसीलिए पाकिस्तान अब अपनी टेरर इंडस्ट्री चालू रखने के लिए शहजाद भट्टी जैसे माफिया डॉन की मदद ले रहा है। भट्टी नेटवर्क आईएसआई की सरपरस्ती में चल रहा था। इससे जुड़े कुल 253 आतंकी भारत के 14 राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी साजिश 15 अगस्त को सिलसिलेवार हमले करने की थी, लेकिन उससे पहले ही ये दबोच लिए गए। इंडिया फील्स के अब वो इस पोजीशन में है कि अगर उसके मुल्क में आके कोई टेररिज्म करता है तो वो उसको परसू करेंगे। आई हैव टू एक्सप्लेन कि इंडिया में देयर इज अ चेंज इन थिंकिंग। मैं खुद अमन का, आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग, लेकिन इंडिया ने एक करके देख लिया है ना कई दफा। वाजपेयी साहब को इन्होंने जब आए तो वो कर दिया कारगिल, नरेंद्र मोदी आए पठानकोट कर दिया, तो इंडिया में भी कभी तो रिएक्शन होना था। सो इंडिया नाउ फील्स इट कैन डू इट। लश्कर तैयबा इन पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि उसको तो पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, लेकिन फर्ज कीजिए उसके नाम को बैन कर दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक माइंडसेट है, वो तो एक आइडियोलॉजी है जो कभी भी बैन नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है। भारत का भगोड़ा आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कई सालों से आईएसआई का मेहमान बनकर बैठा है, लेकिन अब दाऊद की हालत खराब हो चुकी है। 24 घंटे अनजान गनमैन का डर बना रहता है, सो अलर्ट। इसीलिए दाऊद अब आईएसआई के किसी काम का नहीं रहा। लिहाजा आईएसआई ने शहजाद भट्टी नेटवर्क एक्टिवेट किया था, क्योंकि आईएसआई का वजूद ही इसलिए है कि भारत में आतंकी भेजने हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी खैर एलिगेशन तो गई ही थी कि जी 3 साल से हमारे यहाँ टारगेट किलिंग जो हो रही हैं, जिसमें हमारे अनमोल रतन मारे जा रहे थे और कई जो टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोगों को टारगेट किलिंग में मारा गया, उसमें भारत का हाथ है। और भारत जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको पेमेंट कर रहा है, और इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा इस बात का इनकार किया है। वो अमेरिका जो है वो मोदी गवर्नमेंट को जो है थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि जी ये स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिलवाई है, तो जी हमारे पल्ले इतना पैसा नहीं है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाएं। आतंकवाद पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत गहरे तक रच बस चुका है, जिसे जिहाद के नाम से जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना दिया गया है।
हाल ही में जाने माने क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में भी लश्कर आतंकी के पहुंचने की खबर इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी। खुद शोएब अख्तर भी अपने दिमाग में कुलबुलाने वाले गजवाए हिंद को खोलकर जाहिर कर चुके हैं। किसको ज्यादा शौक से पढ़ते हैं? हिस्ट्री में भी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ता हूँ। फिर हमारे साथ क्या हुआ, हम क्यों जवाल का शिकार हुए। मैंने नेमतुल्लाह शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये इमाम जाफर सादिक की नस्ल से आते हैं। इनका ताल्लुक हल्ब से, ईरान का एक शहर है। उनकी 800 पेशन गोई हैं। उन्होंने बाबर के आने का ताल्लुक, बाबर का नाम लेके, ये फारसी के शायर हैं। उनकी जो तसनीफ है शेर व शायरी में है, उन्होंने हर एक बात नाम लेके, हर बंदे का नाम लेके वो लिखा कि बाबर आएगा, उससे बेटा हमायूं होगा, फिर उसके बाद अजीम बादशाह शेर शाह सूरी आएगा, फिर उसके बाद एक ममलिकत पाकिस्तान का जिक्र किया उन्होंने। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन एक ममलिकत बनेगी। फिर उसके बाद आगे चल के 65 की जंग का जिक्र किया, वो 17 दिन जारी रहेगी। फिर आगे क्या होगा, लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशन गोई उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मौलाना नसीर मदनी या मसूद अजहर, हाफिज या मुनीर, शोएब या शहबाज, चाहे जितनी दुआएं कर लें, गजवाए हिंद का इनका ख्वाब बस आंखों में ही रह जाएगा। हिंदुस्तान की ओर जितने जिहादी आएंगे, जहन्नुम के अलावा और कहीं नहीं जा पाएंगे।